यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। एक ओर कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की बर्बर घटना से समूचे देश में दुख और आक्रोश का माहौल है। सभी ओर से महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर कार्रवाई किए जाने की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर देहरादून के सार्वजनिक बस अड्डे पर एक नाबालिग से सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। ऐसा लगता है कि आपराधिक मानसिकता के लोगों के भीतर कानून का कोई ऐसा खौफ नहीं है जो उन्हें मनमानी करने से रोक सके। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह देहरादून अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर बाल कल्याण समिति की एक टीम को एक किशोरी बदहवास हालत में मिली थी। इसके बाद घटना का खुलासा हुआ कि बलात्कार की इस घटना को जिन 5 आरोपियों ने अंजाम दिया था उसमें बस का चालक और परिचालक भी है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इससे एक बार फिर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। पैरा। आखिर जिस जगह पर नियमित रूप से बसों और यात्रियों की आवाजाही लगी रहती है, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी कि आरोपियों ने आसानी से अपराध को अंजाम दिया। एक सार्वजनिक स्थान पर अपराध को अंजाम देने वाले बस कर्मचारियों के भीतर पुलिस और कानून का डर क्यों नहीं था? फिलहाल देश भर में कोलकाता की घटना पर व्यापक आक्रोश फैला हुआ है। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सजग होना शायद राज्य सरकारों और पुलिस तंत्र की प्राथमिकता में नहीं रही है। देहरादून में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार न केवल कोलकाता में हुई घटना के खिलाफ उभरे आंदोलन का असर नहीं होने को दर्शाता है, बल्कि इससे यह भी पता चलता है कि सरकारी तंत्र किसी त्रासद घटना के बावजूद किस कदर नींद में डूबा रहता है। इसकी आँख तभी खुलती है जब कोई घटना तूल पकड़ लेती है। आखिर ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जाते जो आपराधिक मानसिकता वाले लोगों के भीतर कानून का डर भर सके और वे किसी वारदात को अंजाम ना दे सकें? पैरा। यह समझना मुश्किल है कि महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराधों पर काबू पाने के लिए कानूनों में सख्ती लाने की कवायदों और आए दिन सरकारों की ओर से
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर कदम उठाने की घोषणाओं के बावजूद अपराधी बेलगाम होते क्यों दिख रहे हैं? समाज के स्तर पर भी देखें तो बलात्कार की कुछ घटनाओं पर अक्सर देश भर में आक्रोश फैलता है। व्यापक पैमाने पर लोग आंदोलित होते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की मांग की जाती है, लेकिन ना तो ऐसा माहौल बन पा रहा है जिसमें महिलाएं खुद को सुरक्षित और सहज महसूस करें, ना ही बलात्कार और हत्या की घटनाएं रोकी जा पा रही हैं। ज़्यादा त्रासद यह है कि जिनको आदतन अपराधी नहीं माना जाता है, कई बार वे भी संगठित अपराधियों की तरह किसी वारदात को अंजाम देते हैं। देहरादून की घटना में बस के जिन कर्मचारियों की ड्यूटी थी कि वे मुसाफिरों को सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचाएं, ज़रूरतमंदों की मदद करें, उन्होंने ही सामूहिक रूप से एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। यह जहां समाज में भी विकृत और आपराधिक मानसिकता के पांव पसारने का सूचक है, वहीं कानून व्यवस्था कायम रखने और महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार की विफलता का भी सबूत है। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पार्टी छोड़ने की अटकलों के बीच अपनी जो शिकायती चिट्ठी जारी की, उससे स्पष्ट है कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का मन बना चुके हैं। चंपाई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था। यह लगभग तय था कि हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। अंततः ऐसा ही हुआ और हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव तक प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं समझा। चंपाई सोरेन को जिस तरह मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, वह निसंदेह अपमानजनक था। यह उनकी चिट्ठी से भी प्रकट हो रहा है, लेकिन उन्हें इसका आभास होना चाहिए था कि परिवारवादी दलों में परिवार के बाहर का कोई नेता कितना भी अनुभवी और वरिष्ठ क्यों ना हो, शीर्ष पद पर उसका दावा कभी नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य अनेक क्षेत्रीय दलों की तरह से एक परिवारवादी दल है और ऐसे दलों में अन्य नेताओं की दाल एक सीमा तक ही गलती है।
चंपाई सोरेन जिन परिस्थितियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने की कगार पर आ गए, उससे परिवारवादी दलों के तौर तरीके ही उजागर हुए। जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा में वही होगा जैसा सोरेन परिवार चाहेगा, वही स्थिति अकाली दल, राकांपा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत अन्य क्षेत्रीय दलों की भी है। इन दलों के वरिष्ठ नेता यह समझें तो बेहतर कि उनका राजनीतिक कद कभी भी परिवार के सदस्यों से बड़ा नहीं हो सकता। पैरा चंपाई सोरेन ने अपने सारे विकल्प खुले रखने की बात कही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह भाजपा में शामिल होना पसंद करेंगे। पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। वह अपना दल भी बना सकते हैं और भाजपा के सहयोगी दल में भी शामिल हो सकते हैं। जो भी हो, यदि वह भाजपा में आते हैं तो उनके लिए उससे तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाजपा अलग रीति नीति वाली पार्टी है। हो सकता है कि भाजपा उन्हें अपने साथ लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उनके आने से भाजपा के कुछ नेताओं के समक्ष मुश्किल खड़ी हो सकती है। भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि जब अन्य दलों के नेता उसके पाले में आते हैं तो उसके प्रतिबद्ध नेताओं और उनके समर्थकों को कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चूँकि झारखंड में विधानसभा चुनाव निकट हैं, इसलिए नेताओं के पाला बदलने के भरे पूरे आसार हैं। भाजपा को इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि बाहरी नेताओं का आगमन इस तरह से ना हो कि उसके अपने नेताओं को अपना राजनीतिक भविष्य कठिनाई में पड़ता दिखाई दे। फिलहाल यह कहना कठिन है कि झारखंड के विधानसभा चुनावों में क्या स्थिति बनेगी, लेकिन इतना अवश्य है कि हेमंत सोरेन को सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। समाप्त।